हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टेक्निक्स ऑफ रिमूविंग स्ट्रेस। हालांकि इससे पहले भी हमने एक वीडियो देखी है जिसमें हमने स्ट्रेस को रिमूव करने की काफी सारी टेक्निक्स डिस्कस की हैं। मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, साइकिलिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, कुछ और भी बहुत सारी बातें। अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो मैंने आपको पीछे वाली वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा क्योंकि वो वीडियो आपको लाइफ में बहुत हेल्प देने वाली है। तो डेफिनेटली अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के चैप्टर का हमारा ये लास्ट वीडियो है। बाकी की वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप जरूर देखिएगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, रूल्स, प्रोसेसेस, स्ट्रक्चर कभी कभी इतना टेढ़ा मेढ़ा होता है कि इंप्लॉइज को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इंप्लॉइज को हमेशा क्या मिलता है? उनकी सोच के अपोजिट काम मिलता है। उनको काम ज्यादा दिया जाता है, स्ट्रक्चर गड़बड़ है, कंपनी की पॉलिसी इंप्लॉइज के अकॉर्डिंग नहीं है, रूल्स बना दिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिए जिसको इंप्लॉइज फॉलो नहीं कर पाते, तो अल्टीमेटली क्या होगा? इंप्लॉइज के ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा। और जब जब स्ट्रेस बढ़ता है तो हमने ये देखा है कि परफॉर्मेंस हमारी कम ही रहती है। पीछे वाली वीडियो के अंदर भी हमने यही बात डिस्कस की थी कि लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और स्ट्रेस दोनों के बीच में रिलेशनशिप रहता है। जैसे जैसे स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जाएगा अल्टीमेटली एक इंसान की परफॉर्मेंस एक लेवल तक तो ठीक रहेगी, उसके बाद हर इंसान की परफॉर्मेंस, काम करने की क्षमता कम होनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन चाहे कोई भी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कंपनी हो, फर्म हो, हॉस्पिटल हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपको यह लगता है कि इंप्लॉइज के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा जो बातें मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है ट्रेनिंग। इंप्लॉइज के ऊपर स्ट्रेस इस वजह से भी रहता है, कभी कभी उनको काम करना ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं आता है, रिसोर्सेज वेस्ट भी रहते हैं, उनको डांट फटकार पड़ती रहती है। हमको क्या करना है? इंप्लॉइज को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते रहना है। तो जब हम ट्रेनिंग देंगे तो डेफिनेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज बच जाएंगे, वेस्ट नहीं होने वाले, टाइम भी आपका बच जाएगा, प्रोडक्शन काफी अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। अक्सर यह देखा गया है कि जब भी कोई डिसीजन लिए जाते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट लेती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट या इंप्लॉइज को इस बात के बारे में नहीं बताया जाता। पर हमने एमबीओ के टॉपिक के अंदर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के पूरे चैप्टर के अंदर यही टॉपिक डिस्कस किया था कि अगर हम इंप्लॉइज को मीटिंग्स में बिठा लें, डिसीजन फिक्स करते हुए, ऑब्जेक्टिव फिक्स करते हुए हम उनसे भी पूछ लें, उनकी भी गाइडेंस ले लें, तो इंप्लॉइज का भी काम में मन लगेगा, उनको लगेगा कि फर्म मेरी है और फर्म के लिए मैं हूं, तो उनका काम में मन लगा रहेगा, उनकी एफिशिएंसी बढ़ने वाली है, तो अल्टीमेटली वो स्ट्रेस में नहीं रहेंगे। सेल्फ कंट्रोल अपने आप अप्लाई हो जाएगा, वो खुद के ऊपर कंट्रोल करना सीख जाएंगे, आपको उनके ऊपर बार बार निगरानी नहीं रखनी पड़ेगी। एमबीओ का टॉपिक भी अपलोड हो चुका है, आप वो भी देखिएगा। ओपन कम्युनिकेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखा है कि कम्युनिकेशन करने का एक स्ट्रक्चर फिक्स होता है। टॉप लेवल पहले मिडिल लेवल को बात करेगा, मिडिल लेवल फिर लोअर लेवल को बात करेगा, लोअर लेवल वाले फिर वर्कर से बात करेंगे। ये कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर तो ठीक है, पर कुछ जगहों पर ये कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, टेढ़ा भी हो जाता है। मान लीजिए वर्कर को कोई बात टॉप लेवल तक पहुंचानी हो सीक्रेट फॉर्म में, वो तो पहुंचा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको मान लो मिडिल लेवल मैनेजमेंट की कोई शिकायत करनी है, कोई कंप्लेन करनी है, तो वो कर ही नहीं पाएगा। तो कम्युनिकेशन का जो मैटर है ना, वो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओपन कर देना चाहिए कि आप किसी से भी आराम से बात कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन दोनों टाइप का होना चाहिए, फॉर्मल भी रहना चाहिए और इनफॉर्मल भी रहना चाहिए। फिर प्रॉपर सिलेक्शन। जब भी हम इंप्लॉइज को रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो हमें देख लेना चाहिए क्या हमने जॉब के अकॉर्डिंग पर्सन को सिलेक्ट किया है कि नहीं किया है। कभी कभी जिस काम के लिए हमने पर्सन चाहिए होता है, हमको उसके अकॉर्डिंग काम पे वो पर्सन नहीं मिलता और हम और किसी को वैसे ही बिना पढ़े लिखे इंसान को अपॉइंट कर देते हैं। उससे क्या होगा? हमारा सिलेक्शन गलत हुआ, हमने गलत पर्सन को सिलेक्ट किया। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम ठीक पर्सन को उसके अकॉर्डिंग काम नहीं देते, तो भी क्या होगा? स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाएगा। तो दो बातें मैंने आपको इस टॉपिक में बताई हैं कि एक तो हमें सिलेक्शन ढंग से करना है, दूसरी बात
जो आपके पास काम कर रहे हैं लोग, उनको आपने जो काम देना है उन्हीं की क्वालिटी के अकॉर्डिंग देना है, उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही देना है। मान लीजिए कोई कॉमर्स का बंदा है, उसको आप बीटेक का काम दे दो तो ढंग से नहीं करेगा। बीटेक के बंदे को आप ये बोलो कि अकाउंट संभाल ले, तो कहां कर पाएगा वो। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शंस के अंदर जब जब गड़बड़ी होती है तो एक इंसान के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता ही है। नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्टिव रिवार्ड सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दिल लगा के काम करते हैं, 100% काम करते हैं, उनको हमें टाइम टाइम पर मोटिवेट करते रहना चाहिए। जब भी हमारी मीटिंग्स हो तो उस इंसान को सबके सामने खड़ा करके उसको प्रेज करो, ताकि उसको देखकर बाकी लोग भी मोटिवेट हों। तो जो भी अच्छा काम करने वाले लोग होते हैं, हमें उसको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहना चाहिए। उसको कोई गिफ्ट दे दिया या उसकी सैलरी बढ़ा दी या उसको प्रमोशन दे दिया, तो ये बेनिफिट देता है, स्ट्रेस कम करता है। नेक्स्ट टॉपिक, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। कुछ इंप्लॉइज को जब ये लगता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरा प्रमोशन नहीं हो सकता, तो वो कंपनी को छोड़ भी देते हैं। अगर हम हर इंसान को ये फील करा दें कि हमारी कंपनी में तुम्हें काम करते हुए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तुम हाई लेवल की पोस्ट पे भी जा सकते हो, तुम्हारा प्रमोशन भी हो सकता है, तो डेफिनेटली वो इंसान काम में मन लगाएगा, 100% काम करेगा, स्ट्रेस से काम नहीं करेगा। अगर मुझे पहले ही पता चल जाए कि मेरा यहाँ पे प्रमोशन नहीं होने वाला, सैलरी मेरी इंक्रीज नहीं होने वाली, तो डेफिनेटली मैं मन लगा के काम नहीं करूंगा, तो वहां पर परफॉर्मेंस मेरी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कम भी रहने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हमें इंप्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए कुछ बाहर से लोगों को भी बुलाते रहना चाहिए, कुछ लेक्चर दिलवाने के लिए, ताकि वो इंप्लॉइज को बताते रहें कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी होती है, ड्रिंकिंग नहीं करनी होती है। क्योंकि जो इंप्लॉइज होते हैं ना, वो रियलिटी अपनी इनकम का बहुत सारा पैसा कहां खर्च कर देते हैं, स्मोकिंग पे, ड्रिंकिंग पे, तंबाकू पर। तो हमको क्या करना है, बाहर से स्पेशल लोगों को बुलवाकर कुछ लेक्चर करवा लेने चाहिए। वो लेक्चर किसी भी टॉपिक पे हो सकते हैं, जो उनकी राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताएं, उनको उनकी ड्यूटी याद दिलवाएं। तो इससे क्या होता है, इंप्लॉइज मोटिवेट होते हैं, उनको अपने अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में नॉलेज होती रहती है। तो ये लेक्चर मेडिटेशन को लेकर हो सकते हैं, योगा के शिविर करवा सकते हैं, मेडिटेशन के हम जो भी कैंप है वो भी लगवा सकते हैं। तो ये सारी बातें अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली इंप्लॉइज को स्ट्रेस कम हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सुटेबल पॉलिसीज। कंपनी की पॉलिसीज बनाते हुए हमको ध्यान रखना है कि पॉलिसीज बहुत नॉर्मल सी हो, स्पष्ट हो, क्लियर हो। हर किसी को कंपनी की पॉलिसी के बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में पहले से पता होना चाहिए। तो पॉलिसी ऐसी हो जो सुटेबल हो, जिसके ऊपर हम काम भी कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज इजी प्रोसेसेस। रियलिटी में जो डिसीजन लेने की, कम्युनिकेशन की, कंट्रोलिंग करने की जो प्रोसेसेस होती हैं वो टिपिकल होती हैं, हर किसी को समझ में नहीं आती, उसको फॉलो भी नहीं कर पाते। तो जो भी प्रोसेसेस हैं वो कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, और हर किसी को उन प्रोसेसेस के बारे में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। कोई डिसीजन लेना है तो कैसे लेना है, कम्युनिकेशन करना है तो कैसे करना है, कंट्रोल करना है तो कैसे करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसीजन टेकिंग पावर्स। इंप्लॉइज को हमें राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देनी चाहिए। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का टॉपिक है ये। राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको सौंप देनी चाहिए, डिसीजन लेने की पावर देनी चाहिए, उनके अंदर विश्वास रखना चाहिए, ताकि उनको पर्सनल डेवलपमेंट का मौका मिल सके। यस, व्यक्तिगत उनका विकास हो सके। क्योंकि जब हम किसी को डिसीजन लेने की पावर देते हैं तो उनके अंदर हाई लेवल की एनर्जी आती है, काम को और भी ज्यादा अच्छे से करते हैं, सेल्फ कंट्रोल आता है। आप सोचकर देखिए, हमारे घर के अंदर कोई एक पर्सन डिसीजन ले और बाकी के ऊपर थोप दे कि तुमको बस ये काम करना है, तो हमारे मन में क्या रहता है, हमारे मन में यही रहता है कि अरे डिसीजन तो उसने लिया, हमको तो बस काम करना है, हम तो बस नमूने टाइप से हैं। कंपनी के अंदर भी ऐसा होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन ले लेती है और नीचे वाले डिपार्टमेंट्स के ऊपर थोप देती है कि तुमको ये काम करना है, तो वो नीचे वाले डिपार्टमेंट ज्यादा अच्छे से काम नहीं करते हैं, उनका डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता है। तो इंप्लॉइज को हमें इन्वॉल्व करके चलना है बीच में, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट का उनको मौका देना है, उनको प्रमोशन का मौका देना है, उनको डिसीजंस लेने की पावर देनी है, उनको राइट्स देने हैं, काम को पूरा करने के बाद उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी है, उनको भी ये भी बताना है। सबसे लास्ट पॉइंट, हमें इंप्लॉइज के ऊपर फेथ रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों के लिए हमें उसके ऊपर बार बार प्रेशर नहीं डालना चाहिए। स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर इंप्लॉइज को लेकर या कंपनी के अंदर ये अक्सर देखा जाता है कि इंप्लॉइज के ऊपर बार बार डाउट किए जाते हैं, फेथ किया जाता है। तो मैं कहूंगा कि डाउट फेथ रखना होगा, डाउट को हटाना होगा, फेथ को मेंटेन करना होगा। यस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डाउट्स खत्म करने होंगे, फेथ को मेंटेन करना होगा। अगर हमारा इंप्लॉइज के ऊपर विश्वास है तो डेफिनेटली वो ज्यादा अच्छे से काम करने वाले हैं। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है।
तो मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी के लिंक्स दिए हुए हैं, अब वो भी देखिएगा। मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।